अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाए वो मसलसल उसे देख रहा था। आखिरकार आज आइज़ल शाह उसकी हो ही गई थी। उसकी ज़िंदगी में आइज़ल का होना एक मौजज़ा ही था, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता था कि आइज़ल उसकी हो सकेगी। वो तो दिन रात नदामत और पछतावों की जद में रहता था। उसे लगता था जब आइज़ल को होश आएगा और सब घर वाले उसकी हकीकत जान लेंगे तो सब उसे नफरत करने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई उसे नफरत नहीं कर रहा था। आइज़ल उसे नफरत नहीं कर रही थी, बल्कि उसे तो असफंद जाल के नसीब में डाल दिया गया था। अपनी जगह से उठकर वो बाथरूम में गया और थोड़ी देर बाद ही नाइट सूट पहनकर बाहर निकला। जब उसकी नजर कसमसाती हुई आइज़ल पर पड़ी, अब वो नींद से उठेगी और उसके बाद वो किस तरह रिएक्ट करेगी, असफंद अच्छी तरह से जानता था। आंखें खोलकर वो गायब धमाके से कमरे को देखने लगी। ये उसका कमरा नहीं था। वो उठकर बैठी और नजर सामने खड़े हुए असफंद जा पर गए। वो उसे लेकर जाने वाला था। क्या वो वाकई में उसके मामा बाबा से दूर ले आया था? यह ख्याल जहन में आते ही वो बेड से उठी और बाहर की तरफ भागकर जाने लगे। जब उसकी यह हरकत देखते ही असफंद जान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी कलाई खींच कर अपने करीब कर लिया। कहाँ जा रही हो आइज़ल? मुझे बाबा के पास जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला देता हूँ। मुझे बाबा के पास जाना है। बच्चों की तरह रोते हुए वहीं समीपा बैठ गई, क्योंकि हाथ पर असफंदिया की मजबूत गिरफ्त के बाद भाग तो पा नहीं रही थी। आइज़ल उठो यहाँ से। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। अगर तुम यहाँ से नहीं उठोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास नहीं लेकर जाऊंगा। उसकी धमकी पर वो अपने आंसू रोक कर वहां से उठी। चलो, पहले जल्दी से अपने आंसू साफ करो। शाबाश। असफंदिया के कहने पर वो जल्दी से अपने नरम गाल पर बहते हुए आंसू साफ करने लगी। चलो, अब तुम पहले अपने कपड़े चेंज करो, फिर चलते हैं। वहां रखे हुए आइज़ल के बैग में से उसने एक सूट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थाम कर वह खामोशी से बाथरूम में चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोती हुई वो दोबारा बाथरूम से बाहर निकल आए। उसे खोलो, ये खुल नहीं रही। अपनी पूछ उसकी तरफ करके उसे अपनी बैक साइड की डोरी पर इशारा किया, जिसे देते हुए उसकी बांधी हुई डोरी खोलने लगा। डोरी खोलते ही फ्रॉक ढीली होकर थोड़ी सी उस दोनों के कांधों से सिरक गए थे, जिसे देखते ही उसने सबसे आंखें मूंद दी। खुल गई है तुम्हारी डोरी, जाओ चेंज करो। उसकी बात सुनते ही वो बिना उसकी तरफ देखे वापस बाथरूम में भाग गए थे। थोड़ी देर बाद वो चेंज कर बाहर निकली, जहाँ पर असवन टेबल पर खाने की ट्रे रख रहा था। आ जाओ आइज़ल, खाना खा लो। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। पहले तुम खाना खाओ, फिर तुम्हें वहां भी ले जाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम मुझे उनके पास नहीं लेकर जाओगे। पहले तुम खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कार्टून नेटवर्क लगाकर उसने आइज़ल को अपने करीब बिठाया और ट्रे अपनी गोद में रखकर उसे खाना खिलाने लगा। जानता था कि हवेली में भी आइज़ल अपने हाथ से खाना कम ही खाती थी। उसके हाथ से खाना खाते वो टीवी पर चलते हुए टॉम एंड जेरी देख रही थी। उसे खाना खिलाकर असफंद जा ने ट्रे साइड पर रखी और उसका नींद में झूमता हुआ सर अपने कांधे पर रख लिया। कार्टून देते हुए उसके कांधे पर सर रखे वो कुछ ही देर में दोबारा सो चुकी थी। उसे सोता हुआ देखकर असफंद जा ने उसको उठाकर दोबारा बेड पर लटाया और टीवी ऑफ करके खुद भी बेड पर लेट गया। छोटे छोटे कदम उठाती वह हुरैब के कमरे की तरफ जा रही थी, जब पीछे से उसका हाथ पकड़कर इर्तजा उसे खींचता हुआ उसके अपने कमरे की तरफ लेकर गया। अपनी मर्जी के कपड़े पहनाए हैं तो अपनी राय भी दो। अच्छे लग रहे हैं। नजर झुकाए उसने धीमी सी आवाज में कहा। बस अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, बस अच्छे ही लग रहे हैं। ये तुम्हारी तारीफ है तो और कैसे करूं? तुम्हें तारीफ करनी नहीं आती? और अगर शोहर अच्छा लगे तो उसकी तारीफ मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं सीखना। उसके इरादे जानकर वो वहां से भाग लगे, जब पीछे से इर्तिजा ने उसकी गर्दन की गिर्द अपने मजबूत बाजू हाल करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। जब मुझसे दूर जा नहीं सकती तो फिर कोशिश ही क्यों करती हो? सरगोशीनुमा आवाज में कहते हुए उसने शिद्दत से हुरैम के गाल पर अपने रब रखे। इर्तिजा, अपनी उम्र देखे और हरकतें देखे। बुढ़े होते जा रहे हैं। ये जवानों वाली हरकतें आपको जेब नहीं देते। मेरी सिर्फ उम्र बढ़ रही है, अंदर से तो मैं एक नौजवान मर्द ही हूँ। तुम मौका दो तो बताऊं तुम्हें कि मुझ में कितनी एनर्जी है। छोड़े मुझे। उसकी मजामत पर इर्तिजा ने अपनी गिफ्ट ढीली की। अगर मैं तुम्हें एक बुरा लगता हूँ तो वही सही, लेकिन फिर भी ये बुरा इंसान तुम्हें बेहाल करने का हुनर अच्छे से जानता है। उसके बाद सुनते ही वो सुर होते हुए अपना आप उसकी गिफ्ट से चुराकर वहां से भागे। मैं सो जाऊं अरमान, मुझे नींद आ रही है। नींद से वो चला बाद में उसने कार पर मौजूद अरहान से कहा। आज रात उसने हवेली में ही गुजारनी थी और उस बात की इजाजत भी उसने अरहान से काफी मिन्नत करके लिए थे। आधे घंटे से उससे बातें कर थी, लेकिन अब नींद से बोझ होती हुई आंखें उसे मजीद बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तुम्हें नींद आ रही है? बहुत।
वीडियो कॉल करके मोबाइल अपने सामने रख दो और तुम सो जाओ। क्यों? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आप भी सो जाए ना अरहान, तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी मेराल। उसकी बात सुनते मीरा ने हंसते हुए कॉल काटी और वीडियो कॉल करके मोबाइल साइड पर पड़ के लैम्प के करीब रख दिया था। कॉल पिक होते ही उसकी नजर बैग पर लेटे अरहान पर गई। वो शर्ट लेस था और शर्ट लेस ही सोता था और उसे इस तरह देखने की अब मेराल को आदत हो चुकी थी। मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर में वो सो चुके थे और उसको देखते देखते वो खुद भी नींद की वादी में खो गया था। रात से ही उसकी तबीयत खराब थी, जिसे देखते हुए वो बिना घर में किसी को बताए खुद ही हॉस्पिटल ले आया था। आज आयशा और हमजा का निकाह था और घर में सब उसी की तैयारियां करते, इसलिए उन्हें परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। फिर हमेशा की तरह मिन्नत की हर मजामत को अंदाज करके उसे खैंतवा खुद ही हॉस्पिटल ले आया, जहाँ डॉक्टर के कैबिन में वो बेचैनी से खड़ा था और दूसरी साइड पर कर्टन्स डालकर लेडीज डॉक्टर मिन्नत का चेकअप कर रहे थे। उसका ख्याल तो यही था कि शादी में कुछ उल्टा सीधा खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी प्यारी सी बीवी की तबीयत खराबी की वजह आखिर क्या थी। क्या हुआ है? उसे सब ठीक है? चेकअप होते ही वो फिक्रमंदी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछने लगा। जी बिल्कुल, सब ठीक है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए वहां पर खड़े अजमी को देखा और कर्टन एक तरफ कर दिया। सब ठीक है तो फिर उसकी तबीयत खराब क्यों हुई? आपके लिए गुड न्यूज है। क्या मिस्टर शाह, यू आर गोइंग टू बी फादर। डॉक्टर की बात सुनते वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? उसने बेशकीनी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर उन्हें मुस्कुराते हुए अपना सर असबाब में हिला दिया। मतलब मैं सच में बाप बनने वाला हूँ? वो बेशकीनी हंसा और हंसते हंसते धर्म से जमीन पर गिर गया। उसे गिरते देखकर मन्नत परेशानी से उसके करीब गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो होश में नहीं था। डॉक्टर, उन्हें चेक करें, क्या हो गया है? उसकी हालत देखकर मन्नत डॉक्टर को उसका चेकअप करने का कहने लगे और कुछ देर की कोशिश के बाद डॉक्टर उसको उठाने में कामयाब हो गए। इस पूरे वक्त में उसके चेहरे पर हैरानी की का अंसर नुमाया था। वो पहला ऐसा शख्स देख रही थी जो अपने बाप बनने की खबर सुनकर बेहोश हो गया था, और शायद वो पहला ही शख्स था जो खुशी के पास बेहोश हो गया था, क्योंकि वो बाप बनने वाला था। अम्मा साईं, हवेली में दाल होते ही वो चिल्लाकर ईजा को ढूंढने लगा। उसके चिल्लाने के वहां पर ईजा और माहिम घबराकर वहां पर आए। जहां पर अजमी की नजर ईजा पर पड़ते ही वो उसे कमर उठाकर घुमाने लगा। अजमी, नीचे उतारो मुझे। अम्मा साईं, मैं आज बहुत खुश हूँ। उसे नीचे उतारकर वो खुशी से भरपूर लहजे में कह रहा था। उसका लहजा देखकर वहां पर खड़ी माहिम ने फासले पर नजर झुकाए खड़ी मन्नत को देखा। समझ तो बहुत कुछ आ गया है। अजमी, क्या हो गया है? अम्मा साईं, आप दादी बनने वाली है? क्या सच में? वो हैरत व बेयकीनी से चीखी। बिल्कुल, ये बात मैं झूठ थोड़ी कहूंगा। अजमी से दूर होकर वो मिन्नत के करीब गई और अजमीर माहिम की तरफ मुतवज्जो हो गया। चाची साईं, अब नानी बनने वाली है। जान चुकी हूँ अजमीर, मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरी दुआ है कि खुदा तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। उसने प्यार से अजमी के गाल पर हाथ फेरा, जिस पर अब उसे सीने से लगाकर इज़ा और मिन्नत को देखने लगा। सास बहू का अभी तक प्यार जारी था। बाबा साईं कहाँ है? मुझे सबको ये खबर देनी है। वो तेजी से कहते हुए अंदर की तरफ भागा और माही मन्नत के पास चले गए। थोड़ी देर में अजमीर की खबर पूरी हवेली में फैला चुका था। मुमकिन था कि जिस तरह वो खुशी में चीख रहा था, पूरे गांव को उसके बाप बनने की खबर मिल जाने थे। बाबा साईं, बाप तो मैं भी बनने वाला हूँ। इतनी मेहरबानी सिर्फ मन्नत पर क्यों हो रही है? उसने माहिर की तरफ देखते हुए पूछा, जिसने पहले हजारों के नोट मन्नत के सर पर वार करके मुलाजमों को दे दिए और उसके बाद 5,000 के नोट उसके हाथ में थमा दिए। तुम्हें भी पैसे चाहिए? मना कौन करेगा? दे रहे हैं तो दे दें। बाप बनने वाले हो, आप तो बड़े हो जाओ अजमेर। लो, भला पैसे मांगने में कैसे बचपना? मन्नत को भी तो दे रहे हैं ना, मुझे भी दे दें। वैसे भी इस काम में मन्नत से ज्यादा मेरा हाथ है। उसकी बात पर सब अपना सर नफी में हिलाकर आगे और मेराल के साथ बैठी मन्नत अपना सर पटक कर आगे। इस बंदे ने कभी नहीं सुधरना था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उनकी तो आदत है। उसका शर्मिंदा चेहरा देखकर मेराल ने मुस्कुराते हुए अपने साथ लगा लिया, जब साहिर ने गुस्से से अजमी की गर्दन अपने हाथ में दबोची। पिछली बार का सबक भूल गए हो? मैं तो बस बता रहा था मन्नत को मिल रहे हैं तो उसके शाह साईं को भी तो थोड़े पैसे मिल जाए ना। आखिर को मैं भी बाबा साईं बनने वाला हूँ, जबकि मुझे तो तुम सिर्फ बेगैरत साईं लगते हो। चाचा साईं, छोड़ दे बेचारे को, अब तो बड़े ओहदे पर फायज होने वाला है। उसकी हालत देखकर अलमी ने उसके करीब आकर बेचारगी से कहा, हाँ बिल्कुल देख ले अलमी, मैं बाप के ओहदे पर फायज होने वाला हूँ और तू अभी तक हवाबों को दुनिया में ही इमरान हाशमी बना पड़ा है। उसकी गर्दन साइड के हाथ में थी, लेकिन फिर भी
وہ ہنستے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ آج تو اس کی خوشی کی کوئی بھی انتہا نہیں تھے۔ اس کی بات سن کر سائے نے خود بھی ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور المیر غصے سے اسے اپنی 5 انگلیاں دکھا کر وہاں سے چلا گیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے پین تھام کر اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ آج تو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہے تھے۔ وہ کیسے نہ خوش ہوتا، آج عائشہ افندی اس کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ پاک محبت کو نکاح کی منزل مل گئے تھے۔ آج اسے وہ لڑکی مل گئی تھی جو اس کی بے رونق زندگی میں بہار کا کام کرتے تھے۔ اس کے شامل ہونے سے حمزہ واپسی کو اپنی عام سی زندگی ہاتھ لگتے تھے۔ سب سے گلے ملتے ہوئے اس کے ذہن میں بس عائشہ کا تصور تھا۔ اس کے دلہن بن کر وہ کیسی لگ رہی ہوگی، یقیناً ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیاری، اور آج یقیناً اپنے آتشی روپ سے اسے حمزہ باسی کی دھڑکنیں روک دینے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت، اور یہ بات تو حمزہ پر آج واضح ہو رہی تھی۔ اس نے آج تک عائشہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن آج وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود کا ہر حصہ حمزہ کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ سچ میں اپنے حسین روپ سے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ ریڈ اور گولڈن کلر کا ہلکے کام والا خوبصورت سا غرارہ پہنے وہ آج بے حد دل نشین لگ رہے تھے۔ اب نگاہوں کا رخ بدلے، مجھے نظر لگ جائے گی۔ عائشہ کی پاپا اس نے نگاہوں کا رخ پھیرا۔ میں تمہیں کبھی نظر نہیں لگاتا تھا عائشہ۔ مسکراتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن اب عائشہ کی نظریں اس پر ٹک چکے تھے۔ ڈارک بلو کلر کا پینٹ کوٹ اس کی سحر انگیز شخصیت پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ عائشہ اس کی خود پر ٹکی ہوئی نظر محسوس کر کے وہ سر جھکا کر ہولے سے ہنسا، جس پر عائشہ نے فوراً اپنا چہرہ سیدھا کر لیا۔ ویسے آپ نے بتایا نہیں میر کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میر؟ اس کے پورے جملے میں حمزہ نے بس اسی بات کو ذہن میں رکھا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے اس نام سے پکارا تھا، اس کی حیرت بجا تھی۔ ہاں، میں آپ کو اسی نام سے نہیں بلاؤں گی جسے سب پکارتے ہیں۔ سب آپ کو حمزہ کہتے ہیں تو میں حمزہ نہیں کہوں گی، میں میر کہوں گی۔ تو تم مجھے جو پکارنا چاہو پکار سکتی ہو، تمہارے لبوں سے تو اپنا ہر نام پیارا لگتا ہے۔ ویسے بتایا نہیں میں نے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میری لگ گئی ہی ہے۔ میری لگ رہی ہو؟ حمزہ کی محبت بڑی نظروں سے گھبراتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ عائشہ، اس بڑی محفل میں تمہارا ہاتھ میں کیوں دیکھوں گا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سے کسی رومانٹک چیز کی امید نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت ہی ان رومانٹک انسان ہیں۔ ہنی، ایک بار تم بس گھر چلو، پھر تمہاری یہ شکایت بھی دور کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اپنی بات کے باعث عائشہ کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ بات تو صحیح شروع ہو رہی تھی تو اس کے پیار بڑے عمل سے اس بیچاری کا کیا حال ہونا تھا۔ خیر، ہاتھ آگے کرو۔ اس بات سے شرافت سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ حمزہ نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس میں سے رنگ نکال کر عائشہ کی انگلی پہ پہنا دیا۔ بہت ہی پیاری ہے میر۔ اس کے چہکنے پر وہ ہنسا۔ دل آج ہر فکر سے آزاد ہے، کیونکہ اس کی عائشہ جو اب مستقل طور پر اس کے پاس آنے والی تھی، وہ عائشہ کا میر تھا اور وہ میر کی جان تھے۔ پاکستان آنے کے بعد ہی اس نے وہاں پر اپنے لیے ایک فارم ہاؤس بک کروایا تھا، اس لیے عائشہ رخصت ہو کر وہیں پر آئی تھی۔ روشنی سے سجے ہوئے اس فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھنے والی تھی۔ حمزہ کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے لڑکے والے کی طرف سے ہوئی ساری رسمیں حفظہ نہیں کی تھی۔ پاکستانی رسم و رواج کے بارے میں حمزہ کو ویسے بھی زیادہ کچھ نہیں پتا تھا، لیکن حفظہ کی موجودگی کے باعث اسے کسی چیز کی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ کا ویلکم بھرپور طریقے سے کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہر دلہن کا ہوتا ہے۔ رسمیں پوری ہوتے ہی حفظہ نے عائشہ کو حمزہ کے کمرے میں بٹھا دیا اور اسے کچھ ضروری باتیں سمجھا کر کمرے سے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ منہ کے مختلف ڈیزائن بناتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مختلف قسم کے پھولوں سے سجا وہ کمرہ ماحول کو کافی رومانی بنا رہا تھا۔ میری تو شادی بھی ہو گئی، لیکن کوئی بندہ ہی نہیں آیا جو نکاح سے پہلے آگے کہتا کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا، راضی ہو جاؤ ورنہ تمہاری ماں کو مار ڈالوں گا۔ میں تو خوشی راضی ہو جاتی، اوپر سے مام کے سامنے بھی میری ویلیو بڑھ جاتی کہ اس لڑکے سے میں نے صرف ان کی وجہ سے نکاح کیا۔ اپنی باتوں کو سوچتی وہ خود ہی ہنسی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو میں مسز حمزہ بن چکی ہوں۔ منہ بنا کر اس نے سر گھٹوں میں رکھا، پھر ایک خیال آتے ہی اپنا سر اٹھایا۔ لیکن ایڈونچر تو ابھی بھی ہو سکتا ہے، کیسا رہے گا اگر میں یہاں سے چلی جاؤں، پھر دیکھتے ہیں میر صاحب مجھے ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں۔ کھلکھلاتے وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنی تمام جویلری اتارنے لگی۔ صرف حمزہ کی دی ہوئی انگوٹھی تھی جو ابھی تک اس نے انگلی میں موجود ہے، اسے اتارنے کا عائشہ کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ حمزہ نے اتنے پیار سے پہنائی تھی، وہ کیسے اسے اتار دیتی۔ جویلری اتار کر اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ہر طرف دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا اور اس جگہ پر تو ویسے بھی کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باقی سب بھی یقیناً کمرے میں جا چکے تھے اور حمزہ کسی بھی وقت کمرے میں آنے والا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ کھڑکی سے باہر نکلی
شکر تھا کہ اس جگہ پر گارتھ نامی کوئی بلا نہیں تھے۔ اپنی ہنسی رو کر وہ باہر کی طرف جانے لگی جب نظر کھلی کھڑکی سے نظر آتے حمزہ پر گئے۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا اور عائشہ کی غیر موجودگی کے باعث اب کمرے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کو خود نہ ڈھونڈا نہ پا کر عائشہ نے لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ سب کی۔ میرا تھوڑا ایڈونچر بھی کر لینا چاہیے میر، تھوڑا ایڈونچر بھی کر لینا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ میں یہ چیز نہیں ہے، اسے دیتے ہوئے عائشہ نے ہلکی آواز میں کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ خالی پڑ گئی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ پھر عائشہ کہاں گئی؟ اس نے جھک کر بیڈ سے نیچے دیکھا، وہ وہاں پر نہیں تھی۔ ہوا سے لہراتے ہوئے کارٹنز اسے اپنی طرف کیے، لیکن پورا کمرہ عائشہ کی موجودگی سے خالی تھا۔ اب کی بار اسے پریشانی نے گھیرا، عائشہ کہاں چلی گئی؟ یہ بات وہ بس سوچ کر آ گیا تھا۔ یقیناً وہ پاگل لڑکی جہاں بھی گئی ہوگی اپنی مرضی سے گئی تھی، کیونکہ اس کمرے سے تو کوئی اسے لے کر جا نہیں سکتا۔ موبائل نکال کر اس کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ وہ فارم ہاؤس سے تھوڑی دور ہی آ رہی تھی۔ عائشہ کی چلبلی طبیعت وہ اچھے سے جان چکا تھا، اس لیے اپنی دی ہوئی انگوٹھی میں وہ پہلے ہی ٹریس سے لگوا چکا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آج ہی ضرورت پڑ جائے گی۔ لوکیشن دیتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ میں آ تو گئی ہوں، لیکن جاؤں کہ کہاں؟ اوپر سے کوئی ایسی چیز بھی کمرے میں نہیں رکھی جس سے انہیں اندازہ ہو کہ میں کہاں ہوں۔ کمرے پر ہاتھ رکھ کر وہ سوچنے لگی، لیکن ناول میں تو ہیروز کو بنا کسی چیز کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہیروئن کہاں ہے، لیکن وہ کوئی ہیرو بھی تو نہیں ہے نا۔ ایسا کرتی ہوں واپس چل جاتی ہوں، ویسے بھی ابھی تو مجھے تھکن بھی بہت ہو رہی ہے۔ اپنا غرارہ سنبھالتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ جب چند قدم چلتی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں پر کھڑے ان لڑکوں کو دیکھ کر اپنا گلا طے کرتے بھی واپس چلنے لگے۔ جب ان کے قدموں کی آواز مزید قریب سے سنائی دینے لگی، وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ جب وہ تینوں اچانک اس کے سامنے آگے اور یہاں ماننے والی اپنی بیوقوفی خود کو کوستی وہ دل میں شدت سے اپنے محافظ کو پکارنے لگے۔ سب اس وقت کمرے میں سو رہے تھے، اس لیے اس کے جانے اور آنے کا کسی کو علم نہ ہوا۔ کمرے میں آتے ہی وہ کتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آج وہی ہوا جس کی اسے ہمیشہ سے چاہ تھی، اور آج جب وہ سب کچھ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا تو دل میں اداسیاں بکھری پڑتی۔ اسے وہاں پر رکھا اپنا چھوٹا سا بیگ کھولا، اس میں سے سادی سی وائٹ شرٹ اور بلو جینس نکال کر واش روم میں چلے گئے۔ میک اپ صاف کر کے اسے اپنا چہرہ اچھے سے صاف کیا اور کپڑے تبدیل کر کے واپس بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ اسے حمزہ کا انتظار تھا، صبح ہونے والی تھی اور اب تک نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گیا تھا، کیا کر رہا تھا اور واپس آ کر کیا کرنے والا تھا۔ یقیناً اس نے ڈانٹتا یا غصہ کرتا، جو کہ صحیح بھی تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں میچی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، تیزی سے آنکھیں کھول کر وہ حمزہ کو دیکھنے لگی، جو اب تک رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا عائشہ کی طرف دیکھے وہ اپنا سامان پیک میں رکھنے لگا۔ اپنا ضروری سامان لے لو، ہم واپس جا رہے ہیں، اس نے مصروفیت بھرا ہوا انداز میں کہا، جسے سن کر عائشہ کو حیرت ہوئی۔ لیکن اب بھی تو بنا بحث کی بھی اپنا سامان لے لو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میں گرانی سے کیا کہوں گی؟ میں ارتضیٰ کو ہمارے واپس جانے کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہاں پر رکھا اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور حمزہ کے اجنبی رویے پر وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنا سامان بھی بیگ میں رکھنے لگے۔ حمزہ کا اپنا پرائیویٹ پلین تھا، اسے کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا تو وہ اسی میں کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان دونوں کے علاوہ وہاں پر اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بابا نظر گھماتی وہ حمزہ کو دیکھتے تھی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی، تھکن وجود پر الگ سوار تھی، لیکن حمزہ کی ناراضگی اسے سونے نہیں دے رہی۔ بھلا اس نے کب سوچا تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات وہ اپنے شوہر کو ناراض کر دے گے؟ اس نے چہرہ موڑ کر تھوڑی دور بیٹھے ہوئے حمزہ کو دیکھا، جو سر سے ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں موند کر شاید سو رہا تھا۔ عائشہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ گھر سے نکلنے کے بعد حمزہ نے اس سے ایک لفظی بات تک نہ کی تھی۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی لیکن اس کا رویہ عائشہ کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکایا، اس سے بات کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لگے۔ حمزہ کے مزاج سے وہ انجان تھی، اسے کیا بات بری یا اچھی لگتی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی تو شاید اتنی پریشانی اسے نہ ہوتی۔ ذہن مسلسل سوچوں میں گم تھا اور سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ چھوڑو مجھے، اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس لڑکے کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ وہ تین تھے اور وہ اکیلی، اس نے ان کا مقابلہ کیسے کر دیا؟ اس کے رونے کو نظرانداز کر کے وہ تینوں ہوس بڑی نظر سے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اس کے وجود پر اپنے غلیظ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ اپنے جسم میں محسوس کرتے عائشہ نے زور سے آنکھیں میچ لی اور دل میں اپنے خدا سے مخاطب ہو کر مدد مانگنے لگے، کیونکہ مشکلوں میں تو ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے اور وہ رحمان رب اپنے بندوں کو پکارنے پر ان کی ہر فریاد سن لیتا ہے۔
लोकेशन पर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरा। यहाँ उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए इर्तजा ने उसे अपनी गाड़ी दी हुई थी। बाहर निकलते ही जो मंजर उसको देखने को मिला था, उसको देखते ही हमजा की रगें तान चुकी थी। तेज तेज कदम उठाता उनके करीब गया और बाकी दो को दिखा देकर जोरदार मुक्का उस लड़के के चेहरे पर मारा। उस लड़के की गिरफ्त आशा पर ढीली हुई, जिस वजह से वो फौरन पीछे और बीकी आंखों से हमजा को देखने लगे। आज पहली बार उसे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी अपनी की हरकत पर। गाड़ी में जाकर बैठो। उसके साथ अबाब पर वो बिना कुछ कहे जाकर गाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद ही इन लड़कों की चीखें उसके कानों में सुनाई दी, जिन्हें सुनकर उसकी रूह तक लजर चुके थे। उसे अंदाजा नहीं था कि हमजा इन लड़कों के साथ क्या करेगा, लेकिन इन चीहों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सबको जान से मार रहा हो। वो गाड़ी से निकली और भागते हुए वापस वहां आई जहां पर वो तीनों जमीन पर बेहाल पड़े हुए थे, या शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये क्या किया है आपने? तुम गाड़ी से क्यों उतरी? उसे देते ही हमजा का गुस्सा मजीद बढ़ा। ये लड़की सुनती क्यों नहीं थी? इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। बड़े तुम्हारे भाई लगे हुए हैं ना जो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। मीर प्लीज, वो मर जाएंगे। आशा, वो मरे नहीं है, लेकिन अगर तुम एक सेकंड मजीद यहाँ रही तो मैं उन्हें जान से मारने में देर नहीं लगाऊंगा। उसकी धमकी पर वो एक नजर बेबसी से इन लड़कों को देते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो मरे नहीं थे, लेकिन मुमकिन था कि कोई थोड़ी देर तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर ना जाता तो मर जाते। ये सब उसे अपना कसूर लग रहा था। अगर वो यहाँ ना आती तो यकीनन ये सब ना होता। अगर मर भी गए तो चाहे दुनिया से थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, और अगर जिंदा बच गए तो आइंदा किसी की इज्जत पर हाथ डालने का ख्याल भी जहन में नहीं लाएंगे। और अगर तुम ये सोच रही हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो खुद को इन ख्यालों से आजाद कर दो, वरना तुम्हारा ये दिमाग निकाल कर ही फेंक दूंगा जिनसे तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो। गाड़ी में बैठती उसने एक नजर आशा को देखा और गाड़ी फार्म हाउस के रास्ते पर डाल दी। गाड़ी फार्म हाउस के सामने रोका। उसने आशा को उतरने का इशारा किया। आप कहाँ जा रहे हैं? आशा, अंदर जाओ। लेकिन अंदर जाओ मतलब साफ था इस वक्त उसे आशा से कोई बात नहीं करनी थी। चारों नाचार वो गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए और उसके जाने के बाद हमजा भी गाड़ी वहां से लेकर दूर चला गया। उसे इस वक्त सिर्फ तन्हाई चाहिए थी, यहाँ से दूर जाना था, क्योंकि अगर थोड़ी देर तक वो मजीद वहां पर रुकता तो मुमकिन था वापस जाकर इन लड़कों को सूली पर लटकाकर उनकी धीमी चलती हुई सांसों को भी बंद कर देता। नींद से जागते हुए उसकी नजर सामने बैठी हुई नैन्सी पर गई। वो हैरत से उसे नए चेहरे को देखने लगी जो उसे उठता देखकर खुद भी अपनी जगह से उठकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो क्यों खुश ना होती? फाइनली उसके सर की शादी जो गए थे। हेलो मैम। मैम? क्या इस लफ्ज से उसने मुझे पुकारा है? उसने हैरत से सोचा, आज तक तो घर में उसे किसी ने इतने एहतराम से नहीं पुकारा था, और यहाँ पर ये अनजान लड़की इतने एहतराम पड़े लहजे में उसे हेलो करते। तुम कौन हो? मैं नैन्सी हूँ। तुम नैन्सी हो या टैक्सी, मुझे ये नहीं जाना। मुझे बस ये जानना है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने अपनी बात आधी उर्दू और आधी इंग्लिश में कही, जिस पर नैन्सी नासमझी से उसको देखने लगे। उसके नासमझी से देखने पर आशा ने अपनी बात मुकम्मल इंग्लिश में कही। मैं यहाँ की मेड हूँ। उसका जवाब सुनकर वगैरह सांस लेती कमरे का जायजा लेने लगे। नहायती सादगी से सजा हुआ कमरा सादगी के बावजूद भी बेहद खूबसूरत था। यकीनन वो इस वक्त हमजा के घर पर थे, और शायद उसके कमरे में भी। मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो प्लेन में सोई थी। जी, आप सो गई थी और आपकी नींद खराब ना हो इसलिए सर आपको खुद ही अंदर लेकर आए हैं। वो हैं कहाँ? उसने बेचैनी से पूछा। वो सामने वाले रूम में। जवाब मिलते ही वो अपनी जगह से उठी और भागते हुए कमरे से निकल गए। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर उसने अंदर की तरफ देखा, जहाँ पर वो सादा से कपड़ों में बाजू आंखों पर रखे हुए बेड पर चत लेटा हुआ था। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद किया। उसके करीब जाकर हल्के से उसका बाजू हिलाने लगे। मीर, क्या हुआ? इसी पोजीशन में लेटे लेटे जवाब दिया। मुझे पता है कि मैंने गलती किया, पर आप इस तरह तो मत करें ना। मैंने गलती किया तो मुझे डांटे, कुछ बात करें, लेकिन कुछ तो कहे ना। आंख से बाजू हटाकर वो संजीदगी से सामने खड़ी हुई अपनी मासूम सी बीवी को देखने लगा, जो चेहरे पर मासूमियत सजाए उसको देख रहे थे। अपनी जगह से उठकर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। तो वहां पर क्यों गए थे आयशा? उसके बाप पर वो अपने लब दांतों में दबाने लगी। अब उसे क्या बताती कि वहां फकत वो एडवेंचर के लिए गए थे। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मेरी बात का जवाब दो। उसके चिल्लाने पर वह सहमी। आज पहली बार वो हमजा का इत्तेशार पड़ा हुआ रूप देखे थे। कैसे ना सहमती? आंखें लबालब पानी से बढ़ गई थी। सॉरी? वह हिचकियों समेत रोते हुए उसे सॉरी कह रही थी, और सामने खड़े शख्स का दिल चाह रहा था उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे, लेकिन औरत साथ पर हाथ उठाना मीर हमजा अब्बासी की फितरत नहीं थे। वह गुस्से में था, और क्यों ना होता। आशा उसकी पाक मोहब्बत थी जिससे आज तक
उसने खुद भी नहीं छुआ था तो किसी और को छूना कैसे बर्दाश्त कर लेता। उसे रोता हुआ देखकर वो बिना कुछ कहे हुए वहां से जाने लगा। जब उसे जाता हुआ देखा वो तेजी से उसके सामने आई, उसकी चोरी पुष्प पर अपने नाजुक हाथ की गिरफ्त बांधकर उसके सीने से लगे और आशा की इस समझ से हमजा का गुस्सा जा कितना बैठा। मैं बस चाहती थी आप मुझे ढूंढे, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका चेहरा अपने सीने से लगाकर उसका भीगा हुआ चेहरा साफ करने लगा। तुम क्यों चाहती थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं? ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या थी आशा, तुम मेरे पास ही तो थी। मैं तो बस थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहती थी और नॉवल में भी पढ़ा था कि हीरोइन खो जाती है तो हीरो से ढूंढता है, बस मैं इसलिए गए थे। उसके बाद सुनते ही वगैरह सांस लेकर आ गया तो वहां से भागने की असल वजह ये थी। बैपा बैग उसने आशा को अपनी गोद में बिठाया, उसके चेहरे पर झूलते भी आवारा लिट्टों को नरमी से कान के पीछे कर दिया। तुम ये चाहती थी ना कि कोई लड़का तुम्हें देखे, तुमसे इश्क करने लगे और फिर जबरदस्ती तुम्हारे साथ निकाह कर ले। हमजा की बात पर नजरें झुकाए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम मुझे बताओ, क्या तुम ऐसे शख्स से कभी मोहब्बत कर सकती हो जो तुम्हें ब्लैकमेल करके शादी करे, जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे निकाह करे और लोगों के बीच तुम्हारे किरदार को एक सवालिया निशान बना दे? नहीं, भला ऐसे शख्स से मोहब्बत कैसे हो सकती है? उस बाबा उसने पहली दफा गौर किया था, क्या वाकई वो ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती थी जो जबरदस्ती उसे अपनी जिंदगी में शामिल करता बिना उसकी रजा जाने? लेकिन हुरैम और जन्नत आपी का नकाब भी तो ऐसे ही हुआ था जबरदस्ती। मैं नहीं जानता कि जन्नत के साथ क्या हुआ था, लेकिन इर्तिजा ने हुरैम के साथ क्या किया है ये मैं जानता हूँ। आयशा, हुरैम कभी ना कभी इस रिश्ते को कबूल कर लेगी क्योंकि मोहब्बत तो उन्हें इर्तिजा से है, अलबत्ता वैसी मोहब्बत नहीं जैसी इर्तिजा उनसे करता है, लेकिन उनके रिश्ते में मोहब्बत तो है और आज नहीं तो कल उस रिश्ते को कबूल भी कर लेंगे, फिर चाहे वो अपनी खुशी से करें या मजबूरी में। बास चीजें इंसान या तो खुशी में करता है या मजबूरी में, और हुरैम के साथ भी ऐसा ही है। उसका गाज से लाते हुए वो नरम लहजे में कह रहा था। उसके कंधे पर अपना सर ढकाए आशा उसकी एक एक बात गौर से सुन रहे थे। आशा, नावल पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस फर्जी दुनिया को हकीकत मान लेना कोई अच्छी बात भी नहीं है। कुछ चीजों में तुम गलत नहीं हो, जैसे किसी लड़की को अपना आइडियल तस्वर करना, उस लड़के जैसा हमसफर की हवाश करना, ये गलत बात नहीं है, लेकिन इन चीजों के हकीकी होने की दुआ करना जो कि हकीकत में ठीक नहीं है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नावल पढ़ना छोड़ दो, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन अपनी हर चीज मुझसे शुरू करके बस मुझ पर खत्म कर दो। तुम नावल की जिंदगी जीना चाहती हो तो जरूर जियो, लेकिन मेरे सामने सिर्फ मेरे साथ जियो और मुझे ही अपनी दुनिया बना लो। अपना सर उठाकर आशा ने मुस्कुराते उसको देखा। उसने एक ऐसे हमसफर चाहा था जिसे जैसा कहानियों में होता है, और उसे ऐसा ही हमसफर दिया गया था जो उसके दिली जज्बात की कदर करने वाला था, उसे समझने वाला था। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझ जैसी लड़की आपके काबिल नहीं है। तुम जानती हो मैंने तुमसे क्यों शादी की? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी पहली नजर की मोहब्बत हो आयशा। सच कह रही हो? खुशी से उसकी आंखें चमकी। बिल्कुल, मैंने तुम्हें ऑफिस में पहली बार देखा था और फिर जब से ही तुम मेरे दिल पर कब्जा कर गई हो। तुमसे पहले मेरी जिंदगी बहुत ही बेरौनक थी। मॉम डैड के जाने के बाद ही बिल्कुल तन्हा हो गया था, मैं कोई नहीं था मेरे पास। फिर एक दिन तुम्हें देखा और ऐसा लगा जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई। तुम्हें देखा तो हंसने लगा, जिंदगी जीने का एहसास हुआ। मेरी बेरौनक जिंदगी में जैसे बाहर उतर आए थे। सिर्फ तुम्हारे होने से तुम मेरे लिए बहुत ही खास और आशा बहुत ही खास। बेयकीनी से वो इस खूबसूरत शख्स को देख रही थी। क्या वाकई उसके लिए इतनी खास थी? वो हमेशा चाहती थी कि कोई शख्स उसे पहली नजर में देखे और उससे इश्क कर बैठे, लेकिन यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हकीकत में हो जाएगा। वो किसी के लिए इतनी खास बन जाएगी, लेकिन वाकई में ये हकीकत है। वह हमजा अब्बासी की पहली नजर की मोहब्बत थी। आप बहुत ही अच्छे हैं मीर, बहुत ज्यादा। वैसे जाने मीर, तुमने गिफ्ट तो मांगा ही नहीं है। कौन सा गिफ्ट? हिफ्जा आंटी ने बताया था कि शादी के बाद दुल्हन को गिफ्ट देते हैं। इस रस्म का नाम मुझे नहीं याद, लेकिन मैं इस वजह से तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था। उसके उलझन भरे चेहरे को देते हुए वो खिलखिलाकर हंसी। वो मुंह दिखाई होती है मीर, पर तुम्हारा मुंह तो मैं देख चुका हूँ। कोई बात नहीं, आप फिर भी मुझे गिफ्ट दे दें। ठीक है, आओ तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ और मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। उसे अपनी बाहों में उठाए हुए कमरे से बाहर जाने लगा। मीर, कहो मीर के जान, मुझे नीचे उतारे। तुम बस अपनी आंखें बांध रखो। आंखें बंद करूंगी तो अपना तोहफा कैसे देखोगे? उसके चेहरे पर उलझन पड़ी हुई। जब मैं कहूंगा ना तब खोल लेना, अभी बंद करो। हमजा के कहने पर उसने शराफत से आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखें देखकर वो मुस्कुराया और एक कमरे के करीब पहुंचकर पैर की मदद से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ठीक है, अब तुम आंखें खोल सकती हो। उसे सीधा खड़ा करके हमजा ने धीमे से कहा, जिस पर वो आंखें खोलकर देखने लगे और जगह देखते ही हैरत से उसका पूरा मुंह खुल गया। वो लाइब्रेरी का कमरा था।
ناول سے بڑی ہوئی لائبریری جس کے ہر شیلف پر ناول کی کتاب سجی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، کیا یہ میرے لیے ہے؟ خوشی سے اچھلتے ہوئے اس نے چیخا پوچھا، بالکل تمہارے علاوہ اور کس کے لیے ہوگا؟ حمزہ کی بات سنتے ہی وہ وہاں پر رکھی کتابوں اٹھا کر دیکھنے لگے، اور حمزہ بس مسکراتے ہوئے اس کا بچوں جیسا انداز دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ میر حمزہ عباسی تھا جس نے اپنی بیوی کو منہ دکھائے میں ناول سے بڑی ہوئی لائبریری دی تھی، کیونکہ اس کی بیوی ناولز کی دیوانے تھے۔